हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी एसेंशियलिटी क्या थी, मतलब ये एक ट्रायड जो प्रेजेंट किया गया वो क्यों प्रेजेंट किया गया। तो जो डिजीज कॉजेशन है, मतलब डिजीज क्यों होती है, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। मतलब पास्ट टाइम की बात करें, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं उसके लिए, जिसमें एक थ्योरी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास एक कोई भी एजेंट होता है, मतलब एक कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा जो कोई डिजीज कॉज करता है, और वो ऑर्गेनिज्म जहां भी उसको जाना होता है, मतलब होस्ट के अंदर, या हम बात करें अगर ह्यूमन के अंदर वो आएगा, यानी मैन यहाँ पे क्या है, होस्ट है, और कोई भी डिजीज जो है वो कॉज करता है। बहुत सिंपल उन्होंने कहा, आपके पास एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, एक होस्ट होना चाहिए, और बीमारी हो जाती है। ऐसा ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बताती थी, ठीक है। फिर उसके बाद कई बार हमने, मतलब जैसे ही इसको मॉडिफाई किया, आने वाले टाइम में कुछ साइंटिस्ट ने पाया कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया या कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो आपके इन्वायरमेंट में है, आपने इनहेल किया, आपकी बॉडी में गया, लेकिन हर किसी को कॉमन कोल्ड उस वायरस से हो ही जाएगा या हर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब वहां पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी है, एक होस्ट भी प्रेजेंट था, लेकिन फिर भी बीमारी नहीं हुई। तो लोगों ने क्या देखा, मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि कुछ और फैक्टर भी होता होगा कि जो डिजीज के होने में रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने नई थ्योरी जो दी, या जो नया एक प्रिंसिपल हमें प्रोवाइड किया, दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो वो क्या बताया उन्होंने, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मतलब 3 चीजें आती हैं इसमें। तो वो क्या चीजें हैं जो एक ट्राइंगल से हम याद रख सकते हैं, इन्वायरमेंट, एजेंट एंड होस्ट, और बीच में आएगा हमारा टाइम, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एजेंट की। एजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज जिस भी कारण से होती है, मतलब जिस भी एजेंट के थ्रू होती है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, पैरासाइट, कोई भी फंजाई, कुछ भी हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, ठीक है। एक पर्सन को अगर बीमारी है तो वो दूसरे को ये ट्रांसमिट करेगा, वो इन्फेक्शियस डिजीजेज है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज में हम बात करेंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, इन सब की, तो वो एजेंट में आएगा। अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, तो वहां पे एजेंट क्या होगा, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, मतलब कोई भी इंजरी हो जाना, कि जैसे टोबैको स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग वहां पे एजेंट है जो क्या बीमारी कॉज करेगा, यानी उसमें लंग कैंसर या सीओपीडी ये बीमारी कॉज कर सकता है। तो वहां पे एजेंट क्या हो गया, स्मोकिंग होना, या रेडिएशन है, हीट है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में ये कारण हो सकते हैं। मतलब कारण कौन हुआ, एजेंट, यानी ये क्या है, कॉज, ठीक है। फिर आता है हमारा होस्ट। होस्ट होता है हमारा ऐसा, मतलब होस्ट ऐसा हमारा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया या इस एजेंट को अपने अंदर रखता है, अपने अंदर डिजीज डेवलप करवाता है इसको लेके, ठीक है। ये वाले कॉज जिस पे इफेक्ट डालेंगे वो होता है हमारा होस्ट। जैसे ये किस पे डिपेंड करता है, ये बीमारी होगी या नहीं, होस्ट की इम्यूनिटी कैसी है, होस्ट का जेनेटिक मेकअप कैसा है, कितना एक्सपोजर उसको हुआ है, कितनी स्टेट ऑफ हेल्थ है उसकी, ओवरऑल फिटनेस क्या है आपके होस्ट की। यानी ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो होगा वो हमारा होस्ट है यहाँ पे, जिसमें वो बीमारी हो रही है। वैसे एनिमल्स भी हो सकते हैं, पर हम ह्यूमन खुद को लेके ये बात कर रहे हैं। तो हम में जो बीमारी कॉज कर रहा है वो होता है एजेंट, हम जिसमें वो बीमारी डेवलप हो रही है वो होता है होस्ट। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास जो भी है, मतलब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं, मतलब इसी ह्यूमन के अंदर क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, यानी बायोलॉजिकली ये कैसा है वैसा, या फिर उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, मतलब फिजिकल एक्सपेक्ट में देखो, सोशल, कल्चरल, या फिर मेंटल स्टेटस की बात करें, वो सब उसके आसपास जो है, जो बीमारी होने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब हम एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया है, ये एक पर्सन है, ठीक है।
और इसके इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें तो ये अच्छे से, इसकी फिटनेस बहुत है, अच्छा हेल्दी खाना खाता है, आसपास बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड एरिया में भी नहीं रहता, फ्रेश एयर है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया इसने इनहेल कर लिया, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, सब बढ़िया है इसका। तो साथ किसने, यानी एजेंट भी अब यहाँ पे अवेलेबल है, होस्ट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं रहा टीबी के लिए। यानी इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, मतलब इसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो था इस पर्सन का वो भी अच्छा है, बाहर भी धूल मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं है, क्राउडेड एरिया नहीं है, सब कुछ बढ़िया था। तो ये फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको बीमारी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फेवरेबल होंगे तभी बीमारी होती है, ये इस थ्योरी ने बताया था हमें। एक दूसरा हम केस सोचते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, ये एक पर्सन है हमारा, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा गंदगी में रह रहा है, आसपास बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत दुबला पतला है, खाना खाता नहीं है, मतलब इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे 4-5 बैक्टीरिया थे जो इसके अंदर गए थे, लेकिन इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इन्वायरमेंट ने साथ नहीं दिया, तो ये इसकी बॉडी में जाके ट्यूबरकुलोसिस कॉज नहीं कर पाया, इसकी बॉडी ने इसको किल कर दिया। ये एक ही बैक्टीरिया था और ये बहुत दुबला पतला है, कुछ खाता नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, क्राउडेड एरिया है, तो ये एक बैक्टीरिया भी जाके इसमें डिजीज कॉज कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एजेंट है, होस्ट भी है और इन्वायरमेंट भी ऐसा इसका अनुकूल मिल रहा है इसको कि ये बीमारी कॉज कर दे। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम भी होना चाहिए, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं या फिर कितनी देर इसका एक्सपोजर इसके साथ रहता है, वो भी टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये तीनों फैक्टर एक साथ होंगे तभी कोई डिजीज जो है वो हो पाती है, ऐसा इस थ्योरी ने बताया था, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब हम इन जो ट्रायड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट फैक्टर की। हमारे एजेंट का मतलब जैसे हमने बताया कि ये फर्स्ट लिंक है हमारी, जो डिजीज ट्रांसमिशन की चेन है, डिजीज किस तरीके से होती है, उसमें पहला फैक्टर या पहला लिंक हमारा एजेंट ही फैक्टर ही होता है, ठीक है। एजेंट फैक्टर कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग भी हो सकता है जो किसी में बीमारी कॉज करे, ठीक है, उसको एजेंट बोलेंगे हम। तो इसके टाइप्स क्या है? सबसे पहले आता है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या? कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, ये सब क्या होंगे? बायोलॉजिकल होंगे, ठीक है। अब इनमें भी इनको किस तरीके से डिवाइड करते हैं बायोलॉजिकल? उनकी इन्फेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनकी पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंग एंड उनकी वायरुलेंसी के अकॉर्डिंग। अब हम इन वर्ड्स को समझते हैं, इनका मतलब क्या है। इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट, यानी इन्फेक्टिविटी, कितना ये इन्फेक्टिव कर सकता है, यानी इसका इन्वेड करना, किसी भी होस्ट में जाके कोई भी एजेंट कितना उसको इन्वेड, कितना उसकी बॉडी में अंदर जा पाएगा और खुद को कितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस्ड क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस, मतलब क्लिनिकली कितनी वो उसमें इलनेस कॉज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। और वायरुलेंसी क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केस रिजल्टिंग इन सीवियर मैनिफेस्टेशन, यानी कितना, जैसे हमें पता है कि टीबी में ये सिम्टम्स आते हैं, एग्जाम्पल हम टीबी का ही कंटिन्यू करते हैं अगर, कि जैसे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है पेशेंट को, खांसी आएगी, हिमोटिसिस हो सकता है, ठीक है, नाइट स्वेट्स होंगे, बहुत सारे सिम्टम आते हैं। सपोज करो 5 सिम्टम किसी एक डिजीज के आ रहे हैं, ठीक है। वायरुलेंसी में क्या है कि उसको कितना ज्यादा सीवियर फॉर्म में ले जा सकता है वो, किसी की वायरुलेंसी का मतलब क्या कि वो कितना ज्यादा वायरुलेंट हो सकता है, कितना ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के शो कर सकता है। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी मतलब क्या? क्लिनिकल अपेरेंट सिस्टम, जो क्लिनिकल अपेरेंट केस है वो कितनी जल्दी उसमें वो इंड्यूस कर सकता है। इन्फेक्टिविटी मतलब उसको कितना इन्वेड कर सकता है और उसमें जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये है हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिर आता है हमारे न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट क्या? बीमारी कॉज करने में न्यूट्रिएंट्स का भी काम होता है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल या वाटर,
कि कोई अगर विटामिन नहीं ले रहा है, विटामिन ए नहीं ले रहा है, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है। ठीक है, विटामिन ई नहीं ले रहा है तो स्टेरिलिटी का केस हो रहा है। इस तरीके के, जिस प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो जहां पे जो भी बीमारी कॉज करेगा वो एजेंट में आएगा। अब विटामिन ए की वजह से अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है तो वहां पे एजेंट विटामिन ए हुआ, तो वो हमारा आएगा न्यूट्रिएंट एजेंट में। थर्ड आता है हमारा फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मतलब क्या, जैसे कि एक्सेसिव हीट का एक्सपोजर होना। अभी जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लू लगने से लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि नेजल ब्लीडिंग चालू हो जाता है, पेट खराब हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, फिजिकल कारण है कोई बीमारी होने के। मतलब एक्सेसिव हीट का होना, कोल्ड का होना, ह्यूमिडिटी का होना, प्रेशर, रेडिएशन, साउंड, इन सभी की वजह से जो इलनेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एजेंट्स। फिर आते हैं हमारे केमिकल एजेंट, मतलब ऐसे केमिकल जो बीमारी कॉज कर रहे हैं। तो ये केमिकल्स हमारी बॉडी में भी होते हैं और हमें बाहर से भी मिल रहे हैं, तो वो एंडोजीनस भी होंगे और एक्सोजीनस भी होते हैं। एंडोजीनस मतलब क्या, जैसे कि किसी की अगर किडनी काम नहीं कर रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है, यूरिया उसमें इकट्ठा होने लगता है बॉडी में, ये केमिकल अब उसमें बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। यूरिया इकट्ठा होने की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही बात करें बिलीरुबिन, बिलीरुबिन बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, जितना उसका मेटाबॉलिज्म था वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा। तो बीमारी कॉज कौन कर रहा है, जॉन्डिस, मतलब बिलीरुबिन कॉज कर रहा है। बीमारी है जॉन्डिस, कौन कॉज कर रहा है, बिलीरुबिन। तो वहां पे बिलीरुबिन एक केमिकल एजेंट है जो एंडोजीनस है, जो बॉडी में अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सोजीनस एजेंट क्या होते हैं, जो बाहर के एजेंट्स हैं, मतलब कि जैसे कोई भी एलर्जन है, फ्यूम्स हैं, डस्ट है, मेटल्स है, इंसेक्टिसाइड, या जो आप इनहेल करते हो, आपको कहीं से टच हो जाए ऐसा केमिकल, तो वो केमिकल एजेंट में आएगा। फिर आते हैं हमारे मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट का मतलब क्या, जो मैकेनिकली जो इंजरीज होती है हमें, जैसे कोई क्रशिंग इंजरी होगी, टीयर, कोई चीज फट गई, डिसलोकेट हो गया कोई जॉइंट, तो वो जो इंजरी हुई है वो हमारा मैकेनिकल एजेंट है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन, एक बीमारी जो हमें हो गई है। देन आते हैं हमारे सोशल एजेंट। सोशल एजेंट क्या होते हैं, जैसे पुअर्टी, बहुत कोई गरीब है जिसकी वजह से उसको माल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब वो नहीं ले पा रहा है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, सोशली जो भी चीजें होती है, सोशली आइसोलेट रहता है तो डिप्रेशन होने के चांसेस, या फिर मैरिटल डेप्रिवेशन है, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो अलग वो जो है उसमें चला गया डिप्रेशन में। तो ये सब क्या है, सोशल एजेंट है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर बीमारी हो रही है। तो हमारे एजेंट्स क्या हुए, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड सोशल। देन हम बात करते हैं होस्ट फैक्टर की। नेक्स्ट है हमारा होस्ट फैक्टर। होस्ट क्या होगा, जिसमें भी कोई डिजीज कॉज हो रही है। एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ह्यूमन जो होस्ट है उसको कहा गया है सॉइल, और जो एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसको कहा गया है सीड। ठीक है, ये सीड है, मतलब सीड की वजह से ही आगे जाके पेड़ बनेगा ना, तो सीड है हमारा एजेंट, और जिसमें जाके वो पेड़ बनने वाला है यानी बीमारी करने वाला है वो सॉइल है, उसमें जाके वो ग्रो होगा। तो ये एजेंट भी किस में जाके ग्रो हो रहा है, होस्ट में। ठीक है, तो होस्ट की अगर हम बात करें, होस्ट के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बीमारी होगी या नहीं होगी। उसमें फर्स्ट हमारा फैक्टर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक करेक्टर्स जो होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जो एज के अकॉर्डिंग होती हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग होती है और एथनिसिटी के अकॉर्डिंग। मतलब एज की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कुछ बीमारियां जो बच्चों में ही ज्यादा कॉमन है, या फिर यंग एज में ही ज्यादा होती है, या फिर बुढ़ापे में ही ज्यादा होती है, तो वहां पे डेमोग्राफिक एक हमारा जो है वो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है सेक्स, मेल में अलग तरीके की बीमारियां होंगी, फीमेल में अलग तरीके की होती है। मतलब आप देखते होंगे जब कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मेल टू फीमेल रेशियो या प्रेवलेंस इसका मेल में ज्यादा है, फीमेल में ज्यादा। तो ऐसी डिजीजेस जिसमें होस्ट का क्या डेमोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज होने या ना होने में। दूसरा आता है हमारा बायोलॉजिकल।
बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या, जैसे कि उसका जेनेटिक फैक्टर है, जैसे बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्यूनोलॉजिकल लेवल क्या है, यानी इम्यूनिटी कैसी है, ये सारे आएंगे उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सोशल और इकोनॉमिकल। अब आप कुछ डिजीजेस देखते होंगे जो हाई इकोनॉमिक वाले पेशेंट्स में ज्यादा होती है। अब जो हाई इकोनॉमिक वाले मतलब उनका नॉर्मली सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, उनको कैसा रहता है, दूसरों को ऑर्डर देना है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, यानी उनको स्ट्रेस, दिमाग पे काम करने वाली चीजें ज्यादा होती है जो हाई इकोनॉमिक वाले हैं, लेकिन शारीरिक रूप से काम थोड़ा वो कम करते हैं। हर फील्ड की बात नहीं करें, लेकिन ऐसे होता है नॉर्मली। तो उनको जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो भी ज्यादा होंगे, प्लस में क्या, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से फिजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे ओबेसिटी होना, गाउट होना, और ये इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनको ज्यादा होंगी। अगर हम बात करें लो सोशियो इकोनॉमिक वालों को, जिनका लो स्टेटस है, उनको क्या होगा, वो ज्यादा गरीबी में रहेंगे, तो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादा उनको होंगी। तो सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर भी हैं होस्ट के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी बीमारी के होने या ना होने में। और फोर्थ होता है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद अच्छे से ले रहे हैं, बिहेवियरल फैक्टर सब ठीक है, तो वो बीमारी नहीं होगी, चाहे एजेंट स्ट्रांग भी आ जाए। लेकिन अगर एजेंट बहुत कम पावर वाला था, लेकिन आपका लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं है, आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, सो ठीक नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उस तरीके से वो आके वो कम अमाउंट में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देगा। तो लाइफस्टाइल फैक्टर भी एक होस्ट का है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी बीमारी के होने में। देन आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो होस्ट के अंदर का इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है दोनों से लिया जाता है। ये भी एक फैक्टर है डिजीज होने या ना होने में। ठीक है, तो इसके भी हम तीन तरीके से इन्वायरमेंट को जान सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड इज बायोलॉजिकल, थर्ड इज साइकोसोशियल। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या, जो भी आपके आसपास नॉन लिविंग चीजें हैं या फिर फिजिकल एजेंट्स हैं, वो सारे जब रिस्पॉन्सिबल हों उसको बोलेंगे फिजिकल फैक्टर। जैसे कि आपके आसपास एयर है, वाटर है, आपका हाउसिंग जो है, आपका अंदर घर का जो क्लाइमेट है, वो सब सारा किस में आएगा, फिजिकल फैक्टर में। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द मैन, खुद को भी आप ले रहे हैं, आपके खुद के अंदर का इन्वायरमेंट आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहा जाएगा। मैन खुद को इंक्लूड करता है और उसके आसपास जो भी और लिविंग थिंग्स या मैन रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जब बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिर आता है हमारा साइकोसोशियल मतलब क्या कि जो सोशली, इकोनॉमिकली या कल्चरल जो भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जब रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि किसी को अल्सर होता है, ठीक है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है जिनको, उनको अल्सर होने के चांसेस होते हैं। अब एच पाइलोरी तो बॉडी में गया, वहां जाके उन्होंने डिजीज की पैथोलॉजी स्टार्ट कर दी। प्लस में साइकोसोशियल इन्वायरमेंट की बात करें, वो पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहता है ऑलरेडी और बहुत हरी में रहता है, बहुत हर चीज जल्दी करनी है और बहुत ज्यादा वो स्पाइसी फूड खाता है, इस तरीके का। तो साइकोसोशियल में क्या, उसका स्ट्रेस फैक्टर। और खाने की अगर हम बात करें तो उसके खाने में क्या मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, ये सब फैक्टर भी एक ऐड हो जाता है। जो एच पाइलोरी ने अभी इन्फेक्शन करना था, अल्सर वो करेगा ही जाके इन फ्यूचर, लेकिन ये फैक्टर एक और ये एजेंट है जो डिजीज कॉज करेगा। इन्वायरमेंट इसको मिल गया कि ये स्ट्रेस भी बहुत ले रहा है, तो ये इन्वायरमेंट भी मिल गया और एक होस्ट तो है ही, किसी ह्यूमन की बात करें तो ये जाके वहां पे जल्दी अल्सर कॉज करेगा एज कम्पेयर टू अदर, जिसको स्ट्रेस नहीं होगा, जिसके सब फैक्टर ये ठीक है, खाना भी अच्छा खाता है, स्ट्रेस भी नहीं है, सब अच्छे से है, लेकिन एच पाइलोरी उसके अंदर गया तो शायद ये उसमें अल्सर कॉज ना कर पाए।
लेकिन अगर उसको ये फैक्टर अपने साथ मिल गए तो वो अल्सर डेफिनेटली कॉज करेगा और बहुत जल्दी कॉज करता है। तो ये है हमारे एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। तो अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है तो उसमें आपको पहले एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड क्या है, उसके तीनों की डेफिनेशन, मतलब एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है, फिर एजेंट का जो मैंने बताया कि इतने टाइप है उनके जस्ट नाम लिख के आप छोड़ सकते हो। मतलब आपने ऐसे बनाना है इसमें, ठीक है, यहाँ पे एजेंट, फिर होस्ट और इन्वायरमेंट, और फिर एजेंट के जो टाइप हैं, होस्ट के जो टाइप हैं, इन्वायरमेंट के जो टाइप हैं, वो वहां पे आप बना के ये इस तरीके का प्रेजेंटेशन, मतलब फ्लो चार्ट में। और जो ये बनाया था इनिशियली कि एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड किसको बोलते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ पे एजेंट, यहाँ पे होस्ट, ये पूरा पूरा लिखना है। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखा और बीच में ये टाइम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना के आ सकते हो कि डिजीज कॉजेशन में ये तीनों हेल्पफुल है। ये पहले बनाया, फिर इनकी इन्वायरमेंट क्या, एजेंट क्या, होस्ट क्या, इनकी डेफिनेशन लिखी, ये जो टाइप वाला चार्ट है ये बना दिया। दैट इज इनफ फॉर 5 मार्क्स। अगर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो फिर एजेंट में बायोलॉजिकल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, फिजिकल क्या होता है, मैकेनिकल क्या, सबको एक्सप्लेन करके वहां पे आना पड़ेगा। अगर 5 नंबर में है तो उसको शॉर्ट में आप बता के आ सकते हो। थैंक यू।